Hello everyone, welcome to DTH Decoding the Hindu. We are here to decode the Hindu for all those examinations where you are needed to be updated with current affairs of national and international importance. Today's lecture is going to be very important, so please watch the video till last. And if you think that my efforts are worth appreciating, then please do like the video, subscribe my channel and share the video with your friends as well. And for PDF, the link is given in the description box. You can access and download the PDF from the Telegram channel. So let's get started. आज है 12 सितंबर। सबसे पहले एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रीय गरिमा अभियान इज अ नेशनल कैंपेन टू ए रिहेबिलिटेट द होमलेस एंड डेस्टिट्यूट पर्सन्स एंड प्रोवाइड देम विद सुटेबल सोर्सेज ऑफ लिवलीहुड। बी रिलीज द सेक्स वर्कर्स फ्रॉम देयर प्रैक्टिस एंड प्रोवाइड देम विद अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ लिवलीहुड। सी इरेडिकेट द प्रैक्टिस ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग एंड रिहेबिलिटेट द मैनुअल स्कैवेंजर्स। डी रिलीज द बॉन्डेड लेबरर्स फ्रॉम देयर बॉन्डेज एंड रिहेबिलिटेट देम। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है। इस क्वेश्चन का आंसर हम वीडियो क्लास में भी डिस्कस कर लेंगे। अब एक क्योट देख लेते हैं। इन अ डेमोक्रेसी द इंडिविजुअल एंजॉयज नॉट ओनली द अल्टीमेट पावर बट कैरीज द अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। किसकी क्योट है ये? नॉर्मन कजिन्स की। ये आपको जीएस पेपर 2 में हेल्पफुल हो सकती है, एसए और एथिक्स में भी काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। आपको नोट डाउन करके इसको रख लेना है। न्यूज़ एनालिसिस की तरफ चलते हैं। फर्स्ट न्यूज़ हमारे पास है, अरुणाचल प्रदेश के जो विलेजर्स हैं वो एक बैटल फाइट कर रहे थे अगेंस्ट बीआरओ बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि बीआरओ रोड्स बनाने के लिए एक सेक्रेड फॉरेस्ट को साफ कर रही थी, उसको डिस्ट्रॉय कर रही है। तो ये लोग चाहते थे कि इस पे रोक लगाई जाए, फॉरेस्ट को सेव किया जाए, लेकिन बीआरओ के एक्शंस पे कोई भी रोक नहीं लगाई जा रही है। किसी ने उनके एक्शंस को गलत नहीं ठहराया है, इसलिए अब विलेजर्स जो हैं वो एनजीटी को अप्रोच कर रहे हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को। तो थोड़ा सा इशू के बारे में समझ लेते हैं। ये जो विलेज है अरुणाचल प्रदेश में, न्यूक मेडोंग विलेज, यहाँ बीआरओ ने 80% से ज़्यादा सेक्रेड फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया है। और ये एक सेक्रेड प्लेस मानी जाती है क्योंकि यहाँ बुद्धिस्ट स्टाइल का एक वॉर मेमोरियल देखा गया है 1.5 एकड़ के प्लॉट पे, इसलिए यहाँ के लोग इसे एक सेक्रेड प्लेस मानते हैं। और यहाँ कुछ हेरिटेज ट्रीज़ भी मिलते हैं, जिसकी वजह से इस फॉरेस्ट की इम्पोर्टेंस और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। प्लस यहाँ के विलेजर्स ने क्या कहा है कि बीआरओ ने ट्रीज़ को तो गिराया है ही, उसके साथ साथ जो मिट्टी निकलती है, जो अर्थ निकलती है, उसको इनडिस्क्रिमिनेटली जो बाकी वैल्यूएबल ट्रीज़ हैं या फिर मेडिसिनल प्लांट्स हैं उनके ऊपर डाल दिया है, जिसकी वजह से वो भी डिस्ट्रॉय हो गए हैं। मतलब एक तो ट्री काट दिए हैं, प्लस उसके साथ जो मिट्टी है उसको बिना ध्यान दिए, बिना मतलब एक तरह से केयरलेसली जो बाकी वैल्यूएबल ट्रीज़ हैं, मेडिसिनल प्लांट्स हैं, उनके ऊपर डाल दिया, जिसकी वजह से उनकी भी ग्रोथ रुक गई है या फिर वो भी डैमेज्ड हो गए हैं। ये सभी दिक्कतें विलेजर्स ने अपनी दिखाई हैं। और जो WWF है उसने इस कम्युनिटी रिजर्व फॉरेस्ट को इस फॉरेस्ट को कम्युनिटी रिजर्व फॉरेस्ट की तरह डिक्लेयर कर रखा है, क्योंकि यहाँ बहुत रिच बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। यहाँ इंडियन रेड पांडा भी मिलता है, इसलिए इस प्लेस की इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। और जो यहाँ की लोकल ट्रेडिशनल हॉली साइट्स हैं उनको कहा जाता है फू। ये थोड़ा सा आपको नाम ध्यान रखना है, फू कहा जाता है इन्हें, ट्रेडिशनल हॉली साइट्स जो यहाँ प्रेजेंट है उनको। तो इस पूरे आर्टिकल में हमारे पास 2-3 चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट पढ़ने के लिए। सबसे पहले हम बीआरओ के बारे में देखेंगे, फिर हम देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे WWF के बारे में, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में और इंडियन रेड पांडा के बारे में। सबसे पहले बीआरओ के बारे में देख लेते हैं। बीआरओ को 1960 में लाया गया था। किसका आइडिया था ये? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का। सो दैट जो हमारे नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर रीजन्स हैं कंट्री के, वहाँ पे एक स्पीडी डेवलपमेंट रोड्स की हो पाए, इसके लिए बीआरओ लाया गया था। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर काम करता है। इसका काम क्या है? कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट वर्क करना बॉर्डर एरियाज़ में, जिसमें एयरफील्ड्स, बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स, डिफेंस वर्क, टनलिंग, ये सभी इंक्लूड किया जाता है। अब WWF के बारे में देख लेते हैं। WWF एक इंटरनेशनल एनजीओ है जिसको 1961 में फाउंड किया गया था। हेडक्वार्टर स्विट्ज़रलैंड में देखने को आपको मिल जाएंगे। इसका एम क्या है? एनवायरनमेंट पे ह्यूमन इम्पैक्ट का रिडक्शन करना और एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करना। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन है। इसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं? सबसे पहले तो वर्ल्ड की जो बायोडाइवर्सिटी है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, उसको कंजर्व करना, जो भी नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ हो रहा है उसको सस्टेनेबली तरीके से यूज़ करना, और एनवायरनमेंट से
पॉल्यूशन को रिड्यूस करना और वेस्टफुल कंजप्शन को कम करना। रिपोर्ट और प्रोग्राम कौन कौन से WWF की तरफ से आते हैं, ये पब्लिश करता है लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट। इसको हर 2 साल में एक बार पब्लिश किया जाता है। 1998 से इसको पब्लिश किया जा रहा है। ये बेस होती है लिविंग प्लेनेट इंडेक्स पे। इसकी इंडेक्स की फाइंडिंग्स के ऊपर इस रिपोर्ट को तैयार किया जाता है और इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कैलकुलेशन भी इसमें कंसीडर की जाती है। उसके बाद इस रिपोर्ट को तैयार किया जाता है। एक और रिपोर्ट आती है अर्थ आवर, वो भी WWF लेके आती है। उसके बाद डेप्थ फॉर नेचर स्वेप्स, ये इसका एक इनिशिएटिव है WWF का, जहाँ क्या किया जाता है, किसी भी डेवलपिंग नेशन की फॉरेन डेप्थ का थोड़ा सा पोर्शन फॉरगिव कर दिया जाता है। अगर वहाँ के लोकल जो लोगों ने एनवायरनमेंट कंजर्वेशन के लिए अच्छा काम किया होगा, उसके एक्सचेंज में उस नेशन की, डेवलपिंग नेशन की जो फॉरेन डेप्थ है उसको थोड़ा सा कम कर दिया जाएगा, कुछ पोर्शन उसका माफ़ कर दिया जाएगा। नेक्स्ट इनिशिएटिव कौन सा है, मैराइन स्टीवार्डशिप काउंसिल। ये एक इंडिपेंडेंट NPO है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जो सस्टेनेबल फिशिंग के लिए स्टैंडर्ड सेट करती है। नेक्स्ट इनिशिएटिव इसका है हेल्दी ग्रोन पोटैटो। इसमें हाई क्वालिटी के सस्टेनेबली ग्रोन पैकेज और शिप्ड पोटैटोज को कस्टमर्स तक पहुंचाया जाता है, सो दैट जो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट फार्मिंग प्रैक्टिसेस हैं उनको लार्ज स्केल पे एक तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए। उसके बाद जो हाई क्वालिटी के पोटैटोज होंगे उनको कस्टमर्स तक पहुंचाया जा सके। उसके बाद अब हम रेड पांडा के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए, पांडा की 2 स्पीसीज पाई जाती हैं पूरे वर्ल्ड में। एक होते हैं गैंट पांडास, दूसरे होते हैं रेड पांडास। हम रेड पांडास के बारे में पढ़ेंगे। रेड पांडा सिक्किम का स्टेट एनिमल है। रेड पांडास जो होते हैं वो शाई होते हैं, सॉलिटरी और आर्बोरियल एनिमल्स होते हैं, जिनको इकोलॉजिकल चेंज में एक इंडिकेटर स्पीस माना जाता है। इंडिकेटर स्पीस कौन सी होती है, स्पीसीज, ये वो स्पीसीज होती हैं जिनकी हेल्प से हम वहाँ की किसी भी पर्टिकुलर प्लेस की इकोलॉजी के बारे में आइडिया लगा सकते हैं। मतलब किसी इंडिकेटर स्पीसीज की अगर पॉपुलेशन ज़्यादा कहीं पाई जाती है, इसका मतलब वहाँ उस पर्टिकुलर प्लेस की इकोलॉजी काफ़ी अच्छी है। इंडिया में जो ये रेड पांडा है, इसकी 2 सब स्पीसीज मिलती हैं, वो दोनों पाई जाती हैं। एक होती है हिमालयन रेड पांडा, दूसरी होती है चाइनीज़ रेड पांडा। इंडिया में ये दोनों पाई जाती हैं। इंडिया के साथ साथ नेपाल, भूटान और जो म्यांमार के नॉर्थर्न माउंटेन्स है और सदर्न चाइना, यहाँ भी ये रेड पांडा पाया जाता है। अब रेड पांडास जो है वो वाइल्ड में घटते जा रहे हैं, बल्कि जो न्योरा वैली नेशनल पार्क और सिंगालीला नेशनल पार्क है, वहाँ भी इनकी जो पॉपुलेशन है वो घटती हुई पाई जा रही है। इनका प्रोटेक्शन स्टेटस देख लेते हैं रेड पांडास का। IUCN की रेड लिस्ट में इनको एंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है, साइट्स की अपेंडिक्स 1 में रखा गया है और WPA एक्ट में शेड्यूल 1 में रखा गया है। गैंट पांडास के बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। ऑल्दो ये इंडिया में नहीं मिलते हैं, लेकिन IUCN में ये वल्नरेबल कैटेगरी में है और साइट्स की अपेंडिक्स 1 में है। NGT के बारे में देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है अब हमारे लिए। NGT एक स्पेशलाइज्ड बॉडी है जिसको NGT एक्ट के अंडर सेटअप किया गया था, सो दैट जो भी एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन या फॉरेस्ट कंजर्वेशन से रिलेटेड केसेस हैं उनको टाइमली इफेक्टिवली डिस्पोज किया जा सके, मतलब उन पे स्पीडी डिस्पोजल एक किया जा सके, उसके लिए NGT को स्पेशली बनाया गया था। NGT बनाने से इंडिया पूरे वर्ल्ड में ऐसी 3rd कंट्री बन गई जिसने स्पेशलाइज्ड एनवायरनमेंट ट्रिब्यूनल अपनी कंट्री में बनाया था। इंडिया से पहले केवल ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में एक स्पेशलाइज्ड एनवायरमेंटल ट्रिब्यूनल देखा जा सकता था, और पूरे वर्ल्ड में डेवलपिंग कंट्री इंडिया पहली ऐसी है जिसने ऐसा किया है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों डेवलप्ड हैं। और NGT का काम क्या है, जो भी इसके पास एप्लीकेशन या अपील आती है उनका स्पीडी डिस्पोजल करना विदिन 6 मंथ्स। इसको अपना जो एक तरह से डिसीजन है वो सुनाना होता है 6 महीने के अंदर अंदर। 5 प्लेसेस पे इसके ऑफिस देखे जाते हैं। प्रिंसिपल प्लेस न्यू दिल्ली है इसके ऑफिस का, और बाकी 4 कौन कौन से हैं, भोपाल, पुणे, कोलकाता एंड चेन्नई, ये 4 बाकी हैं। स्ट्रक्चर देख लेते हैं NGT का। NGT में एक चेयरपर्सन होंगे, जुडिशियल मेंबर्स होंगे और एक्सपर्ट मेंबर्स होंगे। ये सभी या तो 3 साल के लिए या फिर अपनी एज 65 उनकी हो जाए तब तक ऑफिस को होल्ड करेंगे। इन दोनों में से जो उनसा कम होगा उसी के लिए ऑफिस को होल्ड करेंगे, और ये रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। उसके बाद जो चेयरपर्सन होंगे उनको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी विद कंसल्टेशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जो सिलेक्शन कमेटी फॉर्म की जाएगी उसको सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्म करेगी, सो दैट जो जुडिशियल मेंबर्स और एक्सपर्ट मेंबर्स को अपॉइंट करने का काम है वो सिलेक्शन कमेटी हमारी करेगी। एटलीस्ट 10
या मैक्सिमम 20 जुडिशियल मेंबर्स और एक्सपर्ट मेंबर्स इस ट्रिब्यूनल में देखने को मिल जाएंगे। एनजीटी जो है वो सिविल केसेस के साथ डील करती है। 7 लॉज के अंडर ये काम कर सकती है। 7 लॉज जो दिए गए हैं, जैसे वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन सेस एक्ट 1977, द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, द पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991, द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। इन सभी एक्ट के अंडर काम एनजीटी कर सकती है। अगर इन लॉज का कोई वायलेशन होता है या फिर ऐसा कोई डिसीजन गवर्नमेंट ले लेती है तो उसको चैलेंज किया जाएगा एनजीटी के सामने। मतलब अब इस जो आर्टिकल में विलेजर्स हैं वो एनजीटी के पास अप्रोच इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि इन लॉज का वायलेशन हो रहा है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट का वायलेशन हो रहा है, इसलिए कम्युनिटी जो है वो एनजीटी को अप्रोच करेगी। इसमें यही इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट आर्टिकल इज रिलेटेड टू द वाइड स्प्रेड डिजीज़ या वाइड स्प्रेड अटैक्स जो स्ट्रे डॉग्स कर रहे हैं लोगों पर, जिसकी वजह से हमने कल भी एक आर्टिकल कवर किया था। एक 12 ईयर ओल्ड गर्ल की मौत हो गई केरला में। इसी के ऊपर केरला में हाई लेवल मीटिंग चल रही है। मैंने कल ये आर्टिकल बहुत डिटेल में कवर किया था रेबीज़ के ऊपर। वहाँ मैंने बताया था रेबीज़ कैसे होती है, कौन कौन सी वैक्सीन ली जाती है, किस किस वे से जो वैक्सीनेशन है उसमें किया जाता है, कितने कितने टाइम गैप पे कितनी डोज ली जाती है। मैंने सब बहुत डिटेल में कवर किया है। आज मैं उसको रिपीट नहीं करने वाली हूँ। आज आपको बताना है कि जो रेबीज़ डिजीज़ है वो बैक्टीरिया से होती है या वायरस से होती है, और जिस भी बैक्टीरिया या वायरस से होती है उसका आपको नाम लिखना है। हमने कल बहुत डिटेल में इसको कवर किया है। अगर आपने कल वाला लेक्चर नहीं देखा है तो आप उसको प्लीज़ देख लीजिए, आपको सब क्लियर हो जाएगा। आज रिपीट करके मैं टाइम नहीं ख़राब करने वाली हूँ। नेक्स्ट जो आर्टिकल है हमारे पास वो एडिटोरियल में आया हुआ है, जो हमने कल भी इसको भी कवर किया था। जर्नलिस्ट कप्पन को बेल मिल गई है, सुप्रीम कोर्ट ने उनको बेल दे दी है। 2 ईयर उनको कस्टडी में रखा गया था। और क्यों रखा गया था मैंने आपको बताया था। जो हाथरस में एक लड़की का गैंग रेप और फिर मर्डर हुआ था, उसके ऊपर इनके ऊपर एलिगेशंस लगाए गए थे कि ये कम्युनल रायोट्स को भड़काने के लिए वहाँ आ रहे हैं। एक लिटरेचर इन्होंने लिखी थी जो कि जस्टिस डिमांड करने के लिए थी, लेकिन उसको दूसरे वे से इंटरप्रेट करके इनको एक तरह से टेररिस्ट बना के यूएपीए एक्ट के अंडर इन पे केस चार्ज किया गया और फिर इनको कस्टडी में रखा गया 2 साल के लिए। लेकिन फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने इनको रिलीफ दे दिया है। और हमें पता है यूएपीए एक्ट में बेल डिनाई की जाती है, बेल नहीं दी जाती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस फीचर को बाईपास करते हुए इनको बेल प्रोवाइड करवा दिया और कहा है कि अब कोई भी ऐसा रीज़न नहीं है कि इनको कस्टडी में रखा जाए, कोई भी ऐसा वैलिड रीज़न अब नहीं बचता है। उसके बाद ये कहा है कि इसको पुलिस ने क्या किया, जो इनका जस्टिस का डिमांड था उसको एक प्लॉट कर दिया एक कैंपेन के रूप में, और इनको प्रिजन में रखा अंडर प्रोविजंस ऑफ एंटी टेरर लॉ। मतलब यूएपीए एक्ट के आपने प्रोविजंस इनके ऊपर लगा दिए और उसको एक कम्युनल ओवरटोन दे दिया, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बना दिया, जो कि सही नहीं था। और इन एंटी टेरर लॉ के साथ साथ इनके ऊपर जो 2 कम्युनिटीज़ के बीच एनिमिटी प्रमोट करने के पीनाल प्रोविजंस थे और रिलीजियस फीलिंग्स को हर्ट करने के पीनाल प्रोविजंस थे। ये सभी इल्ज़ाम एक तरह से इनके ऊपर प्रोविजंस लगाए गए, और जबकि ये इन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं थे। इनकी डिमांड केवल जस्टिस की थी। तो लास्ट में बेल देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये डेमोन्स्ट्रेट कर दिया, एक क्लियर अप्रोच सबके सामने रख दी है कि जो ऑफिशियल्स या पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको ऐसा बिलीफ, ऐसा मानना नहीं चाहिए कि एंटी टेरर लॉज का यूज़ करके वो किसी भी डिसफेवर्ड पर्सन को प्रिजन में रख सकते हैं। मतलब क्योंकि हमें पता है ये जो एंटी टेरर लॉ है इसमें बेल नहीं मिलती है, काफ़ी सालों तक प्रिजन में रखा जाता है एक्यूज्ड को। तो इसलिए कहा गया है, ऐसा जजमेंट दे के जजेस ने, सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने ये अप्रोच एक तरह से डेमोन्स्ट्रेट कर दी है कि ऑफिशियल्स या पॉलिटिकल लीडर्स इसको अपने पर्सनल एनिमिटी या फिर अपने पर्सनल जो
आपका कोई डिसफेवर्ड एक्यूज्ड है, कोई डिसफेवर्ड पर्सन है, उसको आप प्रिजन में रखने के लिए इसको यूज़ नहीं कर सकते। और सेम टाइम पे ये 2 साल इनको रखा गया कस्टडी में, ये क्या दिखाता है कि हमारी जुडिशरी कितनी पुअरली मैनेज की जाती है, क्योंकि 2 साल तक जेल में रखने के बाद ये जो कप्पन जी हैं इनको लिबर्टी दी गई। तो ये हमारी जुडिशरी के लिए एक शेमफुल बात आ जाती है, और ये मैसेज पूरी जुडिशल हायरार्की को जानना चाहिए कि कोर्ट्स जो हैं वो पुलिस को इतनी पावर ना दे कि पुलिस कोई भी स्ट्रिंजेंट लॉ लगा के पीपल को परसिक्यूट कर सके। अब इसमें थोड़ा सा यूएपीए एक्ट के बारे में देख लेते हैं। अगेन हमने कल भी पढ़ा था, कल वाला लेक्चर रियली में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज के जो टॉपिक्स है उसका 50% कल हमने पढ़ा था, आज जस्ट रिपीट हो रहा है, तो आप कल वाला लेक्चर ज़रूर देख लें। यूएपीए क्या है? यूएपीए को लाया गया था कि जो इंडिविजुअल या फिर एसोसिएशंस की अनलॉफुल एक्टिविटीज़ हैं उनको मोर इफेक्टिव तरीके से प्रिवेंट किया जा सके और टेररिस्ट एक्टिविटीज़ से बेटर डीलिंग की जा सके। इस एक्ट को 2004, 2008, 2013 और 2019 में अमेंड किया गया, और जैसे टाइम के साथ साथ टेररिज्म के नए फेस हमारे सामने आ रहे हैं, उनको डील करने के लिए, उनको टैकल करने के लिए नए प्रोविजंस इसमें टाइम टू टाइम ऐड किए गए हैं। कि प्रोविजंस क्या हैं इस एक्ट के? इंडियन और फॉरेन नेशनल्स दोनों पे ये चार्ज किया जा सकता है, और अगर कोई ऑफेंस इंडिया के बाहर भी हुआ है उस टाइम भी ये लॉ एप्लीकेबल होगा। किसी को अरेस्ट करने के मैक्सिमम 180 डेज़ के अंदर चार्जशीट फाइल करना मैंडेटरी है, और ये जो इन्वेस्टिगेशन होगी इस एक्ट के अंदर उसको 90 डेज़ के अंदर कंप्लीट करना होगा। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो जो एक्यूज्ड है उसको डिफ़ॉल्ट बेल मिल सकती है। एक स्पेशल कोर्ट बनाया जाएगा यूएपीए के ट्रायल्स कंडक्ट करने के लिए। 2019 के अमेंडमेंट से इसमें कुछ नए चेंजेस किए गए। पहला चेंज किया था, किसी भी इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कब कहा जाएगा? जब कहीं वो टेररिज्म को कमिट करता है, टेररिज्म के एक्ट में पार्टिसिपेट करता हुआ पाया जाएगा, या फिर टेररिज्म के लिए ग्राउंड प्रिपेयर करता हुआ पाया जाए, या फिर टेररिज्म को प्रमोट करता हुआ पाया जाए, या फिर किसी भी तरीके से टेररिज्म में इन्वॉल्व पाया जाए, उसी को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन या फिर किसी इंडिविजुअल को टेररिस्ट घोषित किया जा सकता है। कोई भी एनआईए का ऑफिसर है, उसको अगर इन्वेस्टिगेशन करनी है या और प्रॉपर्टी सीज करनी है कोई भी, तो उसे डायरेक्टर जनरल का अप्रूवल चाहिए होगा, और एनआईए के इंस्पेक्टर या उससे अबव रैंक के ऑफिसर्स ही यूएपीए से रिलेटेड केसेस को इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। उसके बाद इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर सप्रेशन ऑफ एक्ट्स ऑफ न्यूक्लियर टेररिज्म 2005 में लाया गया था। इसको ऐड किया गया सो दैट जिस भी टेररिस्ट एक्ट के अंडर कमिट किया जाएगा उसमें ये शेड्यूल एक्ट किया गया। इसमें यही इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है नोज डोज नेजल वैक्सीन डेवलप कर ली गई है। भारत बायोटेक ने इसको डेवलप किया है। अभी इसको केवल इमरजेंसी सिचुएशन में यूज़ करने के लिए ऑथराइजेशन मिला है। 18+ एज ग्रुप वालों को ही दिया गया है अभी इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन। तो थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। इसके बारे में ऑल्दो हम 2-3 दिन से देख रहे हैं, फिर से थोड़ा सा देख लेते हैं। ये हमें पता है काफ़ी सारी जो वैक्सीन्स हैं कोविड-19 की, ये एश्योरेंस ऑफ लाइफ प्रोवाइड करवाती है, मतलब लाइफ आपकी बच जाएगी, लाइफ पे खतरा नहीं आएगा, ऐसा ये आश्वासन हमें देती हैं। हॉस्पिटलाइजेशन को प्रिवेंट कर सकती हैं, और जो डिजीज़ की सीवियरिटी है, मतलब जितना ज़्यादा खतरा है उसको कम कर देती हैं। लेकिन केवल नेज़ल वैक्सीन ऐसी है जो कि अपने साथ ये प्रॉमिस लेके आई है कि किसी भी डिजीज़ का, मतलब अभी कोविड-19 डिजीज़ का फर्दर ट्रांसमिशन ये रोक देगी, प्रिवेंट कर देगी, क्योंकि जैसे ही वायरस हमारी बॉडी में एंटर होगा उसको वहीं की वहीं ये वैक्सीन काउंटर कर लेगी। ये इसका काम है। और कहा जा रहा है कोविड-19 को हैंडल करने के लिए अभी प्रोबेबली ये सबसे एडवांस टूल हमारे पास है। इसको नोज़ या माउथ से दिया जाता है, जो कि लेस पेनफुल है, क्योंकि कुछ चिल्ड्रन और कुछ अडल्ट्स में ट्राइपेनोफोबिया होता है। ट्राइपेनोफोबिया क्या होता है? इंजेक्शन का डर, जिसकी वजह से वो वैक्सीन लेने से थोड़ा सा डर रहे हैं, कतराते हैं वैक्सीन लेने से। तो अब इसको नोज़ या माउथ में दिया जाएगा नेज़ल वैक्सीन को, जिससे उनका ये डर भी, ये खतरा भी वैक्सीन लेने के मामले में बीच में नहीं आएगा। मतलब अब उनका डर बीच में नहीं अड़ेगा वैक्सीन लेने से। उसके बाद थ्योरी में तो ये कहा गया है कि नेक्सल वैक्सीन जो है वो इस वायरस को दोबारा
होस्ट सेल से बाइंड होने से रोक लेगी। जैसे ही एंट्री करेंगे वायरस हमारी ह्यूमन बॉडी में, वहीं के वहीं इन वायरसेस को होस्ट सेल के साथ बाइंड होने से रोक लिया जाएगा। लेकिन अभी तक प्रैक्टिकली ह्यूमंस में इसकी वर्किंग का जो एविडेंस है वो काफ़ी कम देखने को मिलता है। जो इन्फ्लुएंजा नेसल वैक्सीन है उसको काम करते हुए पाया गया है, लेकिन जो अदर नेसल वैक्सीन्स कंट्रीज़ ने वर्ल्ड में कहीं अप्रूव की हैं उनका बहुत कम डाटा हमें अवेलेबल है। इसलिए कहा गया है कि चाहे केसेस कम हो रहे हैं तो जो पूरा वर्ल्ड है उसने थोड़ी सी इस फ्रंट पे एक तरह से ढिलाई दे दी है। इतना ज़्यादा स्ट्रिक्टली, इतना ज़्यादा अर्जेंटली इस पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है, लेकिन अभी भी इस डिजीज़ के लिए हमें एफर्ट्स करते रहने चाहिए और जो भी ट्रायल्स के रिज़ल्ट आएँ और जो भी डाटा हो उसको पब्लिक रेल में एंटर ज़रूर करवाना चाहिए। और गवर्नमेंट का काम है ये कि गवर्नमेंट इस फैक्टर को ध्यान में रखे और ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करती रहे, सो दैट जो जनरल पब्लिक है वो भी अवेयर हो जाए। और लास्ट में गवर्नमेंट का काम है वैक्सीन्स को जनरल पब्लिक तक डिलीवर करवाना, और जो ऐसे पर्सन्स हैं जिनको प्राइमरी 2 डोजेज़ नहीं लगी हैं, जो उनसे 2 डोजेज़ से अनटच्ड हैं, उनको वैक्सीन डिलीवर करवाना, प्लस बूस्टर डोज भी अगर हमारे पास अवेलेबल है तो उनको प्रोवाइड करवाना। ये इसमें इम्पॉर्टेंट था, आपको पूरा इशू पता होना चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास है इंडिया बांग्लादेश की बात चल रही है। हमें पता है शेख हसीना जी ने अभी हमारे यहाँ विज़िट किया है, इसीलिए काफ़ी आर्टिकल्स इससे रिलेटेड आते रहते हैं। ऑल्दो इस आर्टिकल में कुछ नया नहीं है, लेकिन मैं फिर भी एक बार रिपीट कर देती हूँ। हम लोग डेली 1-2 दिन में ये सभी चीज़ें पढ़ रहे हैं। हसीना जी ने ये बताया कि कैसे इंडिया ने उनकी काफ़ी जगह हेल्प की है, और सबसे ज़्यादा इन्हें एक लाइफ इवेंट याद आता है जब इनके साथ एक बहुत बड़ी पर्सनल ट्रेजेडी हुई थी अपनी लाइफ की, जब इनके फादर शेख मुजीबुर रहमान को असैसिनेट कर दिया गया था और इनके काफ़ी सारे अदर फैमिली मेम्बर्स को भी असैसिनेट कर दिया गया था। उस टाइम इनको शेल्टर, सिक्योरिटी और सपोर्ट हमारी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी ने प्रोवाइड करवाया था। तो इनके लिए काफ़ी हार्ट टचिंग लाइफ एक्सपीरियंस था, जहाँ ये इंडिया का एक काफ़ी बड़ा रोल प्ले किया हुआ मानती हैं। अभी हमने पता है दोनों गवर्नमेंट्स काफ़ी सक्सेसफुली प्रॉब्लम सॉल्व कर रही हैं अपनी आपस में। एक्सचेंज ऑफ कॉन्क्लेव्स किया था, कुछ टेरिटरीज़ इंडिया ने बांग्लादेश को दी थी, कुछ बांग्लादेश वालों ने इंडिया को दी थी। अब आपको ये बताना है, आपके लिए क्वेश्चन है, कौन सा अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था जिससे हमने बांग्लादेश को कुछ टेरिटरीज ट्रांसफ़र की थी? आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है। उसके बाद 4 स्पेसिफिक इश्यूज़ पे बात करने के लिए बांग्लादेशी साइड ने असिस्ट किया, मतलब एक तरह से आग्रह किया। अपनी तरफ से उन्होंने 4 स्पेसिफिक इश्यूज़ रखे। पहला इशू था रोहिंग्यास का, दूसरा था तीस्ता वाटर्स पे, तीसरा जो ढाका और बीजिंग की, बांग्लादेश और चाइना की क्लोजनेस बढ़ती जा रही है, उसके ऊपर इंडिया की सेंसिटिविटी कैसी है, क्यों है, इस बारे में। और फोर्थ था कि जो माइनॉरिटीज़ के साथ इंसिडेंट्स होते रहते हैं उस पे, इन 4 फ्रंट्स पे बांग्लादेश ने फोकस किया। अब रोहिंग्यास वाले पे क्या कहा गया? रोहिंग्यास हमें पता है कि 2017 में म्यांमार से भाग के इंडिया और बांग्लादेश में आ गए थे, और इसकी वजह से बांग्लादेश की इकोनॉमी और सोशल हार्मोनी पे प्रेशर आ गया। और हसीना जी क्या चाहती हैं? इंडिया से एक स्ट्रॉन्गर सपोर्ट, सो दैट इनको जल्दी से जल्दी ईजीली म्यांमार रिटर्न किया जा सके। दूसरा तीस्ता वाटर का इशू था। तीस्ता वाटर का इशू ऑल्दो सॉल्व नहीं हुआ है, लेकिन 54 कॉमन रिवर्स पे जॉइंट मैनेजमेंट की बात करने को इन्होंने कहा है। जो ढाका और बीजिंग के बीच में कोऑपरेशन बढ़ रहा है, उस पे इंडिया की सेंसिटिविटी को देखते हुए शेख हसीना जी ने कहा है कि इंडिया और चाइना का कोई भी मैटर होगा, कोई भी डिफरेंस इन दोनों के बीच होगा, तो वो अपनी नाक एक तरह से उसमें नहीं अड़ाएंगी। फोर्थ क्या था कि जो भी इंसिडेंट्स माइनॉरिटीज़ के साथ होते हैं, हिंदू माइनॉरिटीज़ हैं हमें पता है बांग्लादेश में, क्योंकि मेजॉरिटी में मुस्लिम्स हैं, माइनॉरिटीज़ में हिंदूज़ हैं। तो इस चीज़ पे शेख हसीना जी ने कहा है कि इंडिया में भी ये इशू प्रेजेंट है, केवल बांग्लादेश ही नहीं बल्कि हर जगह थोड़ा थोड़ा ये इशू देखने को मिल जाता है जहाँ माइनॉरिटीज़ को सफ़र करना पड़ता है। हमने
ये देखा था कि मार्च और दिसंबर 2021 में हमारे प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर ने बांग्लादेश विजिट किया था। ट्रिपल इपोकल सेलिब्रेशंस था, 3 चीज़ें एक साथ हो रही थी, तो ये इस विज़िट का महत्व और बढ़ गया था क्योंकि शेख मुजीबुर रहमान जी की बर्थ एनिवर्सरी थी। उसके बाद बांग्लादेश की गोल्डन जुबली थी, इंडिपेंडेंस की 50 साल उसको पूरे हो गए थे। उसके बाद इंडिया और बांग्लादेश के डिप्लोमेटिक रिलेशंस को इस्टेब्लिश हुए भी 50 साल हो गए थे। तो ये 3 चीज़ें मार्क की गई थी, ये इसलिए हमारी जो विज़िट थी बांग्लादेश में वो इम्पोर्टेंट हो जाती है। अब इंडिया की तरफ से क्या कहा गया है, इंडिया की तरफ से जो कुछ आउटकम्स हैं जो इनके साथ डिस्कशन से आए हैं कि हम लोग एग्रीमेंट करेंगे सो दैट सिक्योरिटी कोऑपरेशन एक दूसरे को दे पाएँ, ओवर काउंटर टेररिज्म के मुद्दों पे बात कर पाए, बॉर्डर क्राइम्स पे बात करेंगे, बॉर्डर मैनेजमेंट पे बात की जाएगी और एक दूसरे को सपोर्ट किया जाएगा। उसके बाद दोनों साइड्स ने ये कमिट किया है कि वो अपनी डेवलपमेंट पार्टनरशिप को बढ़ाएंगी। ऑलरेडी अच्छी पार्टनरशिप हमारी बांग्लादेश के साथ देखी जा सकती है, लेकिन इसको और बढ़ाने की बात की गई है। तीसरा कहा गया है कि दोनों देशों के बीच रेजिलिएंट सप्लाई चेन्स को बिल्ड किया जाएगा सो दैट ट्रेड को अच्छे से फैसिलिटेट किया जा सके। 2022 में एक CEPA लाने की भी बात की जा रही है। उसके बाद 2026 तक ये होप की जा रही है कि बांग्लादेश का जो लिस्ट डेवलप्ड कंट्री का स्टेटस है ये ग्रेजुएट होके डेवलपिंग में आ जाए। ऐसा इसके लिए भी इंडिया बांग्लादेश को कैसे सपोर्ट कर सकता है उसके लिए नेगोशिएशन की बात की गई है। और दोनों देशों के बीच कनेक्टिविटी एक्सपेंड करने की बात की गई है थ्रू रेल, रोड, इनलैंड वाटरवेज, कोस्टल शिपिंग लिंकेजेस। हमें पता है दोनों कंट्रीज़ के बीच बायलेटरल ट्रेड जो है वो $18 बिलियन का रहता है और इंडिया ने बांग्लादेश को अपने जो इंडिया के पास काफ़ी रिच एक्सपीरियंस है इनोवेशन में स्टार्टअप के थ्रू, वो बांग्लादेश को असिस्ट करने की बात की है। इंडिया ने बांग्लादेश को अप्रिशिएट किया है जिस जनरस वे से उन्होंने ये जो रोहिंग्यास है इस इशू को डील किया है, उनको मटेरियल असिस्टेंस प्रोवाइड करवाया है, उनको सपोर्ट प्रोवाइड करवाया है और जैसे वो उनके सेफ, सस्टेनेबल और एक्सपीडिशियस रिटर्न के लिए सपोर्ट उनको कर रही है, उसके लिए इंडिया ने बांग्लादेश को अप्रिशिएट किया है। और अभी तक हमें पता है तीस्ता के ऊपर कोई बात नहीं हो पाई है, लेकिन दोनों गवर्नमेंट्स ने कुशियारा रिवर के ऊपर एक वाटर एग्रीमेंट साइन कर लिया है, जो कि कुशियारा दोनों कंट्रीज़ का कॉमन बॉर्डर रिवर है। बाकी जो अदर रिवर्स हैं 54 रिवर्स हमें पता है दोनों कंट्रीज़ के बीच में शेयर होते हैं, उनके ऊपर भी डाटा एक्सचेंज की बात की गई है और प्रायोरिटीज़ को सेट किया जाएगा सो दैट इंटरिम वाटर मैनेजमेंट, वाटर शेयरिंग अरेंजमेंट दोनों के बीच किए जा सकें। और चाइना रिलेटेड इशू पे क्या बात हुई है इसके बारे में अभी कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है और माइनॉरिटीज़ के क्वेश्चन पे भी अभी जो भी बातें हुई है, जॉइंट स्टेटमेंट हुई है, उस पर कोई प्लेस मतलब उस पर भी कोई बात नहीं देखी गई है। लेकिन ढाका रूटीनली ये कहता रहता है कि वो हिंदूज़ को प्रोटेक्ट अपने देश में करेगा। अब रियलिटीज़ की बात कर लेते हैं तो बांग्लादेश की इकोनॉमी पे कोविड-19 का और यूक्रेन वार का काफ़ी एडवर्स इम्पैक्ट देखा गया है। प्रोटेस्ट होते पाए गए हैं, लोग प्रोटेस्ट करने सड़कों पर उतरे हैं क्योंकि फ्यूल प्राइस काफ़ी बढ़ गया, फॉरेन करेंसी रिजर्व ख़त्म हो रहे थे बांग्लादेश के और बांग्लादेश में एक फाइनेंशियल क्राइसिस की सिचुएशन थी, जिसकी वजह से और क्या हुआ है, बांग्लादेश में फंडामेंटलिस्ट फोर्सेस का इन्फ्लुएंस बढ़ता हुआ देखा गया, एक्सट्रीमिज़म बढ़ रहा था, रेडिकलाइजेशन बढ़ रहा है और जिसकी वजह से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पे एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। इसलिए शेख हसीना गवर्नमेंट के सामने काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं क्योंकि अब 2023 में पार्लियामेंट्री इलेक्शंस भी आ रही हैं, इनको डील करना इनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। अब बांग्लादेश के सिटीजन्स को अपनी नेक्स्ट गवर्नमेंट को इलेक्ट करना है, लेकिन उन्हें शेख हसीना और आवामी लीग का कंट्रीब्यूशन नहीं भूलना चाहिए कि उन्होंने अपने लार्जेस्ट नेबर इंडिया के साथ रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कितने सारे एफर्ट्स लिए हैं और इन लीडर्स ने साथ मिलकर कितना काम किया है बायलेटरल और रीजनल कोऑपरेशन को बढ़ाने के लिए। इसलिए जो भी फ्यूचर में गवर्नमेंट के लिए डिसीज़न लेंगे वहाँ के लोकल्स, वो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए उन्हें लेने होंगे कि
उनके इंटरेस्ट और प्रोटेक्टेड रह सके। इस आर्टिकल में यही इम्पोर्टेंट था। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास है द क्राइसिस ऑफ एप्पल फार्मर्स। जो हिमाचल प्रदेश के एप्पल फार्मर्स हैं वो प्रोटेस्ट पे उतर आए हैं, क्योंकि जो एप्पल्स की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ हो गई है, जीएसटी था कार्टून्स पे वो इंक्रीज़ हो गया है, जिसकी वजह से लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पूरा इशू समझ लेते क्या है। मैंने बताया एप्पल ग्रोवर्स जो है हिमाचल प्रदेश के वो स्ट्रीट्स पर आ गए हैं। और क्राइसिस क्या है, इसके लिए हमें 1970s में जाना होगा। 1970s और 1980s में क्या था कि हिमाचल प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट ने हिमाचल प्रदेश के एप्पल प्रोडक्शन के लिए काफ़ी सपोर्ट किया। काफ़ी सारी नर्सरीज सेटअप की गई और फार्मर्स को प्लांट दिए गए, उनको ट्रांसपोर्ट सब्सिडीज़ प्रोवाइड करवाई गई कार्टून्स पे, टूल्स के लिए काफ़ी हैवी कंसेशन उन्हें दिया गया, स्पेशल मॉनेटरी हेल्प दी गई पुअर और दलित पीपल को, सो दैट वो एप्पल और कार्ड्स प्लांट कर सके। और भी काफ़ी सारे इनिशिएटिव लाए गए। लैंड रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट किया गया, जो भी लैंडलेस थे उनको लैंड प्रोवाइड की गई। और कोई भी स्टेट में ऐसा नहीं था जिसके पास लैंड नहीं थी। इतनी ज़्यादा लैंड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट एक तरह से की गई। और जब वहाँ हिमाचल प्रदेश को स्टेटहुड ग्रांट नहीं हुआ था, उससे पहले भी लैंड को 9 तूर वे से डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। 9 तूर क्या होता है, नई लैंड को तोड़ दिया जाता था और उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता था। हिमाचल प्रदेश में इसको 9 तूर कहा जाता था। और लैंड उसको ट्रांसफ़र कर दी जाती थी जो उस लैंड को जोतता था, टिल करता था। इसलिए और क्या प्रोविजंस थे, जो स्टेट के लॉज थे वो किसी भी ऐसे पर्सन को जो कि एग्रीकल्चरस्ट नहीं है, मतलब जो खेती से जुड़ा हुआ नहीं है, उसके फेवर में लैंड ट्रांसफ़र करने के लिए प्रोहिबिशन लगा हुआ था, रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ था। मतलब कि उस स्टेट में, हिमाचल प्रदेश में, आप किसी भी ऐसे पर्सन को लैंड ट्रांसफ़र नहीं कर सकते जो खेती से जुड़ा हुआ नहीं है। लेकिन 1980s में और अर्ली 1990s में क्या सिचुएशन हो गई कि पीजेंट मूवमेंट्स की हेल्प से एप्पल का सपोर्ट प्राइसेस काफ़ी रेज हो गया। लेकिन 1990s में आते आते लैंड की फ्रेगमेंटेशन काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, प्रोडक्टिविटी लो हो गई थी और स्टेट ने सपोर्ट अपना विड्रॉ कर लिया था। इसलिए एग्रीकल्चर जो है वो अनसस्टेनेबल होता गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती गई और जो रिम्यूनरेटिव प्राइसेस हैं वो कम होते गए और धीरे धीरे क्राइसिस आ गया। क्राइसिस के 2 मेजर रीजंस देखे जा सकते हैं। पहला रीज़न क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का बढ़ना। फर्टिलाइजर्स की इनपुट कॉस्ट बढ़ गई, इंसेक्टिसाइड्स की कॉस्ट, फंगीसाइड्स की कॉस्ट लास्ट डिकेड से 300% ज़्यादा बढ़ गई है। आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा बढ़ गई है। और जो एप्पल कार्टून्स की कॉस्ट है, ट्रेज, पैकेजिंग, इन सभी की कॉस्ट में भी एक ड्रामेटिक राइज देखा जा सकता है। जो कार्टून की कॉस्ट 30 रुपीज़ हुआ करती थी वो अब 130 रुपीज़ का है। तो आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा कॉस्ट इसकी बढ़ गई है। एक रीज़न तो ये है। दूसरा रीज़न क्या है, जो कार्टून्स पे जीएसटी बढ़ गया है, 12% से 18% हो गया है, इसकी वजह से भी ये क्राइसिस काफ़ी बढ़ गया है। और ये जीएसटी कार्टून्स पे बढ़ाने के पीछे गवर्नमेंट का क्या मोटिव था कि फार्मर्स जो हैं वो बिग बायर्स को अपनी प्रोड्यूस सेल करें, ना कि ओपन मार्केट में। मतलब बिग बायर्स को अपना सारा एप्पल फार्मर्स बेचें, ना कि ओपन मार्केट में। और आर्ग्यूमेंट क्या दिया गया कि जो कमीशन एजेंट्स हैं वो इस प्रैक्टिस की वजह से ख़त्म हो जाएंगे। कमीशन एजेंट्स जो रुपए लेते हैं वो ख़त्म हो जाएंगे और इवेंचुअली जो फ़ायदा है वो फार्मर्स को ही होगा। लेकिन जो एप्पल ग्रोअर्स है वही मर्सी पे हो गए, लार्ज जो बड़े बड़े गैंट्स हैं उनकी, क्योंकि वही प्रोक्योरमेंट प्राइस डिसाइड करेंगे। बड़े बड़े बिग डीलर्स की मर्सी पे हो गए वो लोग। अब पहले वो मिडल मैन या फिर हम कह सकते हैं कि कमीशन एजेंट्स के ऊपर डिपेंड थे। अब वो ये जो बड़े गैंट्स हैं इनके ऊपर डिपेंड हो गए। दूसरी बात क्या कही गई है कि जो लार्जर प्लेयर्स हैं ये एप्पल कार्टून में नहीं खरीदते हैं, प्लास्टिक ट्रे में प्रोक्योर करते हैं एप्पल्स को और किलोग्राम के बेसिस पे रेट डिसाइड करते हैं। और ऐसा कहने से इस बेसिस पे ये कहा गया था, ये आर्ग्यूमेंट लाई गई थी कि जो पैकेजिंग की कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि ओपन मार्केट में जो एप्पल का प्राइस है वो एप्पल कार्टून पे डिपेंड होता था। और एप्पल कार्टून का यूज़ अगर
फार्मर्स नहीं करेंगे तो जो उनका प्राइस है वो ऑब्वियसली कम हो जाएगा, तो फ़ायदा फार्मर्स को होता। लेकिन ओपन मार्केट की तरह जहाँ सभी वेराइटीज़ के ग्रेड्स के एप्पल को प्रोक्योर कर लिया जाता है, जो लार्जर प्लेयर्स होंगे वो केवल अच्छी क्वालिटी, हाई क्वालिटी के एप्पल्स को प्रोक्योर करेंगे, और ऐसे एप्पल ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 30% मिलते हैं टोटल प्रोडक्शन में। तो बाकी एप्पल्स का क्या होगा, इसके ऊपर हमारे पास कोई आंसर नहीं मिलता है। उसके बाद जो बिग प्लेयर्स हैं वो प्रोक्योरमेंट रेट डिक्लेयर कर देते हैं और अपने प्रोक्योरमेंट प्राइस में काफ़ी ज़्यादा गिरावट ला देते हैं। इवन उनको खरीदना तो 5 to 7% होता है टोटल प्रोड्यूस का, लेकिन वो प्रोक्योरमेंट रेट खुद डिसाइड करते हैं और काफ़ी कम रेट डिसाइड वो करते हैं, जिसकी वजह से जो इवेंचुअल लॉस है वो फार्मर्स को होता है। जम्मू एंड कश्मीर में क्या है, एक मिनिमम रेट रखा गया है प्रोक्योरमेंट के लिए, लेकिन ऐसा कोई लॉ हिमाचल प्रदेश में नहीं देखा जा सकता। ऐसा लॉ लाने की हिमाचल प्रदेश में ज़रूरत है और फार्मर्स ये डिमांड कर रहे हैं कि जो प्रोक्योरमेंट है वो कम से कम MSP जो कि C2+ 50% पे होना चाहिए, सो दैट उनकी कंडीशन इम्प्रूव हो जाए। अब C2+ 50% है क्या, मैं आपको बताती हूँ, 1 मिनट। हैव अ लुक एट दिस पिक्चर। 3 टाइप की कॉस्ट एग्रीकल्चर फार्मर के इंटरेस्ट में देखी जाती हैं, A2, A2+FL या C2। हम C2 के बारे में बात कर रहे थे, पहले A2 को समझते हैं। इसमें सभी कैश या फिर ऐसे एक्सपेंसेस को कवर किया जाता है जो फार्मर सीड, फर्टिलाइजर, केमिकल या फिर फ्यूल, इरिगेशन, हायर्ड लेबर, इन सब पे खर्च करता है। वो खर्चा A2 में आ गया। उसके बाद जो अनपेड फैमिली लेबर है उसकी वैल्यू को भी ऐड कर दिया जाए A2 में, तो वो हो जाती है A2+FL। और A2+FL में जो रेवेन्यू फोरगोन को भी ऐड कर दिया जाए, जैसे रेंट दिया है या फिर कोई फिक्स्ड कैपिटल एसेट है उस पर इंटरेस्ट जो लगेगा, उनको भी ऐड कर दिया जाए, तो आता है C2। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसका 1.5% मतलब C2+ 50% एक्स्ट्रा ये लोग डिमांड कर रहे हैं अपनी कंडीशन की इम्प्रूवमेंट के लिए। अब वे आउट क्या है, हमें एक रेगुलेटर की ज़रूरत है। ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट जो है वो बिग बायर के प्रेशर में काम कर रही है, इसलिए एक इंडिपेंडेंट बॉडी लाने की रिक्वायरमेंट है जो कि फार्मर्स को सपोर्ट भी करे और फार्मर्स उस पर ट्रस्ट भी करें। और ऐसी बॉडी लाई जाए जिसमें एप्पल ग्रोअर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स हों, मार्केट प्लेयर्स हों, कमीशन एजेंट्स हों और गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स प्रेजेंट हो। और ऐसी बॉडी को स्टैट्यूटरी बॉडी बनाने की ज़रूरत है और वो एप्पल इकोनॉमी में रिसर्च करने का काम भी करे, उसको ये टास्क भी दिया जाए। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो हमारी इकोनॉमी को 5500 करोड़ का एक बहुत बड़ा नुकसान होगा। जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं, एप्पल ग्रोअर्स हैं, वो काफ़ी डीपली इम्पैक्ट होंगे और इस इकोसिस्टम से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि बिग ग्रोअर्स जो हैं वो किसी तरह इस प्रेशर को बफर कर जाएंगे। लेकिन इसको देखते हुए बिग ग्रोवर्स ने भी कन्वेंशनल वेराइटीज़ से जेनेटिकली मॉडिफाइड वेराइटीज़ पे शिफ्ट करना स्टार्ट कर दिया है। इसलिए अभी हमें भी एक इसमें रेगुलेटर लाने की काफ़ी बड़ी नीड हो जाती है। इसमें यही इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास है टीडीएस प्रोग्रेस ऑफ अडॉप्शन से रिलेटेड। हमने कल आई थिंक सेकंड आर्टिकल किया था। ये मैंने आपको बताया कि आज जो भी न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स आए हैं वो ऑलमोस्ट हमने कल कवर किए थे, जस्ट रिपीट हो रहे हैं आज। फिर से थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। क्या किया गया है कि केसेस की, अडॉप्शन केसेस की पेंडेंसी को देखते हुए जो अडॉप्शन का काम है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को ट्रांसफ़र कर दिया गया है। अब क्या होगा, अब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को ये पावर दे दी गई है कि वो अडॉप्शन के ऑर्डर देंगे, ना कि कोर्ट्स। और जो भी केस पेंडिंग है उनको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ट्रांसफ़र कर दिया गया है। तो ऐसा रूल्स, नए रूल्स की वजह से पेरेंट्स एक्टिविटीज़ और लॉयर्स, अडॉप्शन एजेंसीज, इन सब के लिए एक चिंता का विषय ये हो गया है, क्योंकि जो केसेस कोर्ट के सामने अभी ऑलरेडी पेंडिंग है कई महीनों से, उनको अब ट्रांसफ़र किया जाएगा और प्रोसेस जो है वो दोबारा से शुरू होगी। तो ये उनके लिए एक चिंता का विषय बन रहा है। ऑल्दो हमने कल किया था, मैं आपको नोट्स के थ्रू पूरा आर्टिकल समझा देती हूँ। कारा के बारे में सबसे पहले देख लेते हैं। कारा सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी नोडल अथॉरिटी है इंडिया में, जो कि इंडियन चिल्ड्रन के अडॉप्शन का काम करती है। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर फंक्शन करती है। इसका काम क्या है, इंटर कंट्री और इन कंट्री अडॉप्शंस को रेगुलेट और मॉनिटर करना। मतलब कंट्री के अंदर भी और
हमारी कंट्री से कोई दूसरी कंट्री में अडॉप्शन हो रहा है तो भी दोनों को ये रेगुलेट करती है। ये ऐसी डेजिग्नेटेड अथॉरिटी है जो इंटर कंट्री अडॉप्शंस को रेगुलेट करती है। किसके प्रोविजंस के साथ? हाग कन्वेंशन ऑन इंटर कंट्री अडॉप्शन 1993 के अकॉर्डिंग। इंडिया ने इसको 2003 में रेटिफाई किया था कन्वेंशन को। उसके बाद ये अथॉरिटी जो भी ऑर्फेंड, सरेंडर्ड या अबंडन चिल्ड्रन हैं उनके अडॉप्शन को हैंडल करती है। इसको 1990s में लाया गया था। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के अंदर इसको एक स्टैट्यूटरी बॉडी का दर्जा दे दिया गया। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 है क्या? देखो हमारे पास दो एक्ट हैं जो कि अडॉप्शन की प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। एक तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, दूसरा हामा एक्ट, हिंदू अडॉप्शन हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। ये दोनों अडॉप्शन की बात करते हैं। हम पूरा इशू समझ लेते हैं है क्या। ये 16 to 18 ईयर्स के जो भी जुवेनाइल है उनको अडल्ट के तौर पे मानता है, और अगर ऐसे कोई जुवेनाइल्स हैं जो कि लॉ के साथ कन्फ्लिक्ट में पाए गए हैं कुछ हीनस क्राइम करते हुए, उनके ट्रायल के लिए बात करता है। ये ही एक्ट है जो अडॉप्शन से रिलेटेड कुछ प्रोविजंस भी बताता है। इसने हामा एक्ट जो हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 और गार्डियंस ऑफ द वर्ल्ड एक्ट 1890 को रिप्लेस किया था, सो दैट जो अडॉप्शन लॉज हैं उनको यूनिवर्सली एक्सेसिबल बनाया जा सके। अब हामा के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इस एक्ट के अंदर कोई भी हिंदू पेरेंट या गार्जियन किसी भी चाइल्ड को अडॉप्ट कर सकता है। मतलब कोई हिंदू पेरेंट अपना चाइल्ड किसी दूसरे हिंदू पेरेंट को अडॉप्शन में दे सकता है, ऐसा कहा गया है। और इस एक्ट में किसी भी ऑर्फन्ड, अबंडन, सरेंडर्ड चाइल्ड के बारे में बात नहीं कही गई। उसके अडॉप्शन के रिलेटेड इसमें कुछ नहीं मिलता है कोई प्रोविज़न। इसके बाद इंटर कंट्री अडॉप्शन भी इस एक्ट के अंडर नहीं आते हैं। मतलब इन कंट्री अडॉप्शन केवल इस एक्ट के अंडर किए जा सकते हैं। अब जो जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2015 आया उसमें क्या किया गया, जो जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन मॉडल रूल्स 2016 एंड अडॉप्शन रूल्स 2017 थे, इनके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ने क्या कहा कि हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन और सिख्स भी हैं लीगलाइज तरीके से किड्स को अडॉप्ट कर सकते हैं। उनके पास भी ये पावर आ गई थी। उसके बाद कोई भी ऑर्फन है, अबंडन है, सरेंडर्ड चाइल्ड है जो कि चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के द्वारा अडॉप्शन के लिए लीगली फ्री डिक्लेयर कर दिया गया है, उसको अडॉप्ट किया जा सकता है। और ऐसा किया जाएगा जे एक्ट 2015 के प्रोविजंस के अंडर। जे एक्ट के अंडर जो गार्डियंस एंड वार्ड एक्ट था 1980 वाला, वो ऐसा एक्ट था जो कि नॉन हिंदू इंडिविजुअल्स को गार्डियंस बनाता था चिल्ड्रन का। और इसमें क्या होता था गार्डियंस एंड वार्ड एक्ट में कि ये गार्डियंस के तौर पे पेरेंट्स को गार्डियनशिप प्रोवाइड करवाता था। मतलब पेरेंट्स, नेचुरल पेरेंट्स के तौर पे आइडेंटिफाई नहीं करवाता था, केवल गार्डियंस का दर्जा दिया जाता था। और जब वार्ड जो बच्चा है वो 21 साल का हो जाता था, वो इंडिविजुअल आइडेंटिटी अज्यूम कर सकता था। अब जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है उसने ऑर्फन, सरेंडर्ड और अबंडन चिल्ड्रन के अडॉप्शन के प्रोसीजर को स्मूथ कर दिया। और कारा जो है सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, उसको स्टैट्यूटरी बॉडी बनाकर अडॉप्शन रिलेटेड मैटर्स में सुप्रीम बॉडी बना दिया। सभी जो चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे स्टेट गवर्नमेंट द्वारा रन किए जा रहे हैं या वॉलंटरी रन हो रहे हैं या किसी एनजीओ द्वारा चलाए जा रहे हैं, उनको जे एक्ट के अंडर रजिस्टर होना मैंडेटरी था विद इन 6 months। उसके बाद अमेंडमेंट लाया गया 2021 में। जे एक्ट में क्या किया गया, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस रिलेटेड एक अमेंडमेंट किया गया। कोई भी ऐसा क्राइम करते हुए पाया जाता है जिसमें इम्प्रिजनमेंट मिलती है 3 से 7 साल की, उसको नॉन कॉग्निजेबल बना दिया। कॉग्निजेबल ऑफेंस कौन से होते हैं, जिनमें बिना वारंट के अरेस्ट किया जा सकता है। अब नॉन कॉग्निजेबल बना दिया है तो मतलब बिना वारंट के अरेस्ट नहीं किया जा सकता। अडॉप्शन के ऊपर क्या अमेंडमेंट में चेंजेस किए गए, जो अडॉप्शन की प्रोसेस है उसको ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवा दी गई। जो भी केसेस अडॉप्शन के पेंडिंग थे उसको फास्ट करने के लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को अडॉप्शन की पावर दे दी गई, ट्रांसफ़र कर दी गई। ये आया है जे एक्ट में, जो 2021 में अमेंडमेंट किया गया है उससे ये पावर ट्रांसफ़र की गई है। अब मैंने आपको बताया डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास अथॉरिटी है कि वो अडॉप्शन ऑर्डर्स को इशू करेंगे। ये पूरा मैटर है, इसमें यही कहा गया है, इसमें और कुछ नहीं है।
नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास है जो राजस्थान गवर्नमेंट मनरेगा की लाइंस पे अर्बन एरिया में एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम लाने वाली है, उसके बारे में बात की गई है। कैसे ये मनरेगा से डिफरेंट होगी और इससे रिलेटेड इसके जैसी सिमिलर स्कीम्स और कौन कौन सी देखी जा सकती हैं बाकी स्टेट्स में। सबसे पहले राजस्थान ने जो स्कीम लाई है उसका नाम रखा है इंदिरा गांधी अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। इसका पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन सबसे पहले क्या देखा जाएगा कि कांग्रेस गवर्नमेंट ने लार्ज सेक्शन को रीच करने की कोशिश की है और उनके साथ एक इमोशनल कनेक्ट बनाने की कोशिश की है, क्योंकि नाम रखा है इंदिरा गांधी जी का, तो इसके थ्रू वो एक इमोशनल कनेक्ट लोगों के साथ बनाने की कोशिश कर रहे हैं और इनका ये इनिशिएटिव उनको जो 2023 में असेंबली इलेक्शन होंगे उसमें बेनिफिट कर सकता है। लेकिन इसमें काफ़ी चैलेंजेस भी प्रेजेंट है, क्योंकि जो अर्बन एरियाज़ का अनएम्प्लॉयमेंट यूथ है उसको आइडेंटिफाई करना एक डिफरेंट अप्रोच डिमांड करता है। आप वो तरीका यूज़ नहीं कर सकते जो मनरेगा के टाइम पे किया गया था। अर्बन एरियाज़ के लिए आपको डिफरेंट वे यूज़ करना होगा और जो रूरल एरियाज़ होते हैं उसकी डिमांड भी अलग होती है और उसमें जो वर्कफोर्स होती है वो इतनी ज़्यादा स्किल्ड नीडेड नहीं होती है। लेकिन अर्बन एरियाज़ में जॉब प्रोवाइड करवाने के लिए आपको स्किल्ड वर्कफोर्स की ज़रूरत होगी। लेकिन ये जो स्कीम है ये उन लोगों के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है जिन्होंने पेंडेमिक में अपनी जॉब खो दी है या फिर जो इतनी महंगाई को देखते हुए अपने खर्चे पूरे नहीं कर पा रहे हैं। पूरा इशू समझ लेते हैं क्या है। मैंने आपको बताया मनरेगा की लाइंस पे इसको लाया गया है। इसमें 100 डेज़ के लिए, एक साल में 100 डेज़ के लिए ऑन डिमांड जो भी पुअर और नीडी फैमिलीज़ हैं सिटीज़ में उनको काम प्रोवाइड करवाया जाएगा। एलिजिबल कौन कौन होगा इसमें जॉब लेने के लिए? ऐसे अर्बन लोकल बॉडीज़ के पीपल जो कि 18 to 60 ईयर्स के एज ग्रुप में आते हैं। सबसे बड़ी बात इसमें कोई इनकम लिमिट नहीं रखी गई है, लेकिन ऐसे पुअर लोग जिन्होंने पेंडेमिक में अपनी लिवलीहुड को खो दिया है, अपनी आजीविका को खो दिया है, उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। इनकम लिमिट नहीं रखी गई है, आपको ध्यान रखना है। अभी तक फ़िलहाल 3.5 लाख पीपल इसके लिए रजिस्टर कर चुके हैं और 2.25 लाख पीपल को तो जॉब कार्ड मिल चुका है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद कहा गया है हर वार्ड में से एटलीस्ट 50% ऐसे होंगे जिनको एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा और स्टेट गवर्नमेंट ऐसी म्यूनिसिपल बॉडीज़ को रिवॉर्ड भी देंगी, प्राइज़ भी देंगी जो अच्छा काम इस स्कीम के अंदर करेंगी। कैसे कैसे टास्क हो सकते हैं, कैसे कैसा काम दिया जा सकता है इसके अंदर? एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन से रिलेटेड टास्क दिए जा सकते हैं, जैसे ट्री प्लांटेशन करना, पार्क को मेंटेन करना, प्लांट्स को पानी देना, या फिर वाटर कंजर्वेशन का काम दिया जा सकता है जैसे क्लीनिनेस करना, पॉन्ड्स, लेक्स और स्टेप वेल्स को इम्प्रूव करना, कंस्ट्रक्शन, रिपेयरिंग या फिर क्लीनिंग ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर का काम करना, वाटर सोर्सेज को रिस्टोरेशन का काम करना, हेरिटेज कंजर्वेशन का काम करना, इलीगल बोर्ड्स, होर्डिंग्स, बैनर्स को हटाने का काम करना, या फिर डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी को रोकना, या फिर बाकी जो सर्विस रिलेटेड काम है वो लोगों को प्रोवाइड करवाए जा सकते हैं। और स्टेट गवर्नमेंट जो है इनमें और काम भी, नए टास्क भी ऐड कर सकती है, जो ऑलरेडी इंक्लूडेड है उनको थोड़ा अमेंड भी कर सकती है। रजिस्ट्रेशन स्लिप के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए एक जन आधार कार्ड की सभी को ज़रूरत होगी जो कि ई मित्र सेंटर्स की हेल्प से लिया जा सकता है। मैंने आपको बता दिया, पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस आपको मैंने बता ही दिए। उसके बाद जो वेजेस होंगी इसके अंदर वो 259 पर डे दी जाएगी अनस्किल्ड लेबर को, और स्किल्ड लेबर को दी जाएगी 283 पर डे। जो सुपरवाइजर्स होंगे जो इन लेबर्स को सुपरवाइज करेंगे उनको 271 रुपीज़ पर डे दिए जाएंगे। इससे क्या होगा, अर्बन पॉपुलेशन के ऊपर जो डिस्ट्रेस है, उनका स्ट्रेस है वो कम हो जाएगा और लेबर मार्केट में वेज रेट थोड़ा इम्प्रूव हो जाएगा। ऐसी कौन कौन सी स्कीम्स अदर स्टेट्स में आई हैं? केरला में आई है अयनकली अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, उड़ीसा में उन्नति स्कीम देखी गई है, झारखंड में मुख्यमंत्री श्रमिक योजना आई है, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना आई है, इन्हीं लाइंस पे आई है। इसीलिए अब राजस्थान गवर्नमेंट भी एक ऐसी स्कीम लेकर आई है। जो हमारी सिटीज़ हैं उनमें जॉब गारंटी स्कीम की डिमांड काफ़ी बढ़ती हुई देखी जा रही है, क्योंकि अर्बन पुअर में डिस्ट्रेस बढ़ रहा है, एम्प्लॉयमेंट रेट अर्बन एरियाज़ में बढ़ रहे हैं विलेजेस की कंपैरिजन में, हाई इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है, लो वेजेस लोगों को मिल रही हैं और जो इनफॉर्मल वर्क मिल रहा है वो पुअर क्वालिटी का मिल रहा है अर्बन एरियाज़ में। इसलिए जॉब गारंटी स्कीम की डिमांड बढ़ती हुई देखी जा सकती है। रूरल एम्प्लॉयमेंट सीजनल होता है, लेकिन
अनएम्प्लॉयमेंट जो सिटीज़ के लोगों में देखा जाता है वो पूरे साल देखा जाता है। मतलब रूरल एरियाज़ में तो लोगों को कुछ टाइम के लिए एम्प्लॉयमेंट मिल भी जाता है, लेकिन अर्बन एरियाज़ में एम्प्लॉयमेंट मिलना काफ़ी मुश्किल है। इसलिए एक जॉब गारंटी स्कीम की जो डिमांड है वो काफ़ी बढ़ जाती है। इस आर्टिकल में यही इम्पोर्टेंट था। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास रिलेटेड है, इंडिया ने जो पाकिस्तान को F-16 USA ने भेजा है उसके ऊपर ऑब्जेक्शन दिखाए हैं। ये एक फाइटर जेट है, F-16 फाइटर जेट पाकिस्तान ने USA से प्रोक्योर किया है। इस पे इंडिया ने अपने ऑब्जेक्शन दिखाए हैं। तो इसमें गवर्नमेंट ने ये कन्वे किया है कि ऐसा माना जा रहा है कि इसको इंडिया के अगेंस्ट ऑपरेशंस में यूज़ करने के लिए लाया जा रहा है। तो इस आर्टिकल में ऑल्दो हमारे पास एज सच कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है। एक आपको ये पता होना चाहिए, जो 2+2 मीटिंग्स हैं वो इंडिया और US के बीच होती हैं। 2+2 डायलॉग इंडिया और US के बीच होता है, ये आपको थोड़ा पता होना चाहिए। दूसरी चीज़ आपको पता होनी चाहिए, इंडिया ने अभी कल हमने इस आर्टिकल को कवर किया था, IPC में ट्रेड पिलर के ऊपर इंडिया ने स्टे आउट कर दिया है, मतलब बाहर निकल गए हैं ट्रेड पिलर में IPC के फ्रेमवर्क पे। उसमें हमें ट्रेड एग्रीमेंट जो था वो डिस्क्रिमिनेटिंग लगा, इसलिए IPEC के बारे में दोबारा देख लेते हैं। ऑल्दो हमने कल इसको काफ़ी अच्छे से कवर किया था। ये एक US लेड इनिशिएटिव है जिसका काम क्या है कि जो पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज़ हैं उनमें इकोनॉमिक पार्टनरशिप को स्ट्रेंथन करना, सो दैट रेजिलियंस, सस्टेनेबिलिटी, इंक्लूसिवनेस, इकोनॉमिक ग्रोथ, फेयरनेस, कॉम्पिटिटिवनेस को एनहांस किया जा सके इंडो पैसिफिक रीजन में। इसमें कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं? बेकर डजन कंट्रीज़ इसमें पाई जाती हैं। आपको ध्यान रखना है, बेकर डजन जो टर्म है वो रिलेटेड है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क से, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। दूसरा, आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है, बेकर डजन का मतलब ये नहीं है कि इसमें 12 कंट्रीज़ हैं, इसमें US + 12 मतलब टोटल 13 कंट्रीज़ इसमें आपको देखने को मिल जाएंगी। आपको यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं? ऑस्ट्रेलिया, ब्रूनेई, इंडिया, इंडोनेशिया, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपाइंस, सिंगापुर, थाईलैंड, US, वियतनाम, जो कि पूरे वर्ल्ड के GDP का 40% रिप्रेजेंट करती है। US के ऑफिशियल्स ने ये कहा है कि IPF जो है वो कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, बल्कि ऐसा एग्रीमेंट है जो ट्रेड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफर करेगा। 4 पिलर्स पे इसमें बात की जाती है, ट्रेड, सप्लाई चेन रेजिलियंसी, क्लीन एनर्जी एंड डिकार्बोनाइजेशन एंड टैक्स एंड एंटी करप्शन। ट्रेड वाले पे हमने पीछे पुल बैक कर लिया है। US इसको IPEF को प्रमोट क्यों करता है? क्योंकि US जो है वो RCP का पार्ट नहीं है। RCP में हमें पता है चाइना है, एशियान के मेंबर्स हैं, ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड और साउथ कोरिया है, और इंडिया ने भी 2019 में RCP को लीव कर दिया था US से। इसलिए चाइना को एक तरह से काउंटर करने के लिए इसको ज़्यादा प्रमोट करता है। और इस नए अरेंजमेंट से US से ये दिखाना चाहता है कि इंडो पैसिफिक रीजन में ट्रेड ख़त्म नहीं हुआ है, अभी भी US से का लिंक ये इंडो पैसिफिक रीजन की कंट्रीज़ के साथ, इनके साथ ट्रेड अभी भी बरकरार रहेगा। इसमें यही इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास है, प्रोजेक्ट 17A के तहत एक थर्ड स्टेल्थ फ्राइगेट लॉन्च कर दिया गया है जिसका नाम है तारागिरी। तो फर्स्ट जो स्टेल्थ फ्राइगेट था उसका नाम था नीलगिरी, सेकंड वाले का नाम था उदयगिरी, अब थर्ड वाले का नाम है तारागिरी। तो आपके पास क्वेश्चन आ सकता है, नीलगिरी, उदयगिरी, तारागिरी क्या है, मतलब किस ग्रुप से रिलेटेड हैं? ये है स्टेल्थ फ्राइगेट। तो इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैंने इसको पिक किया है, आप याद रखेंगे। इसमें ऐसा और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास है, एक ड्राइव लाया गया है, अडॉप्ट अ TB पेशेंट। उसमें जो TB पेशेंट को अडॉप्ट करने की बात है, मतलब एक तरह से उनका खर्चा कोई अडॉप्ट कर ले, इसके बारे में बात की गई है। जो इनिशिएटिव लाया गया था उसका नाम था निक्षय मित्रा, अडॉप्ट अ TB पेशेंट निक्षय मित्रा। उसमें अभी 1667 लोगों ने डोनर से एनरोल किया है, मतलब इन्हें मित्रास मिल रहे हैं। हमारा एम है TB को 2025 तक एलिमिनेट करने का, और ग्लोबली क्या एम है 2030 तक का, लेकिन इंडिया ने एम रखा है 2025 तक का। और हमें पता है अभी एक और नया इनिशिएटिव लाया है, इसको बूस्ट करने के लिए, अपने कमिटमेंट को बूस्ट करने के लिए, प्रधानमंत्री TB मुक्त भारत अभियान। 1-2 दिन पहले हमने इसके बारे में डिस्कस किया है, दोबारा से कर लेते हैं TB के बारे में थोड़ा सा डिस्कस। TB एक बैक्टीरियम से होता है जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम।
ट्यूबरक्लोसिस जो कि माइक्रोबैक्टीरियासी फैमिली से बिलोंग करता है। और कुछ माइक्रोबैक्टीरिया से डिजीज़ होती हैं जैसे टीबी और लेप्रोसी, और ये ह्यूमंस के साथ साथ कुछ एनिमल्स को भी इन्फेक्ट करती हैं। ह्यूमंस में टीबी जो है वो मेनली लंग्स को अफेक्ट करती है, लेकिन अदर ऑर्गन्स को भी अफेक्टेड देखा जा सकता है। टीबी एक बहुत पुरानी डिजीज़ है, इसको इजिप्ट में भी पाया गया था, डॉक्यूमेंट्स में पाया जाता है कि इजिप्ट में एग्जिस्ट करती थी 3000 BC में भी। इस टीबी एक ट्रीटेबल और क्यूरेबल डिजीज़ है, मतलब इसको ठीक किया जा सकता है। ट्रांसमिशन कैसे होता है? पर्सन टू पर्सन होता है, एयर के थ्रू। जब भी कोई पर्सन खांसेगा, छींकेगा, थूकेगा, उस टाइम पे जो टीबी के जर्म्स हैं वो हवा में आ जाएंगे और दूसरे हेल्दी पर्सन की बॉडी में एंटर कर सकते हैं। सिम्टम्स क्या हैं? कॉमन सिम्टम्स है कफ के साथ स्पेक्ट्रम ब्लड आना, चेस्ट पेन होना, वीकनेस, वेट लॉस, फीवर एंड नाइट स्वेट्स। वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे 24 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है, और वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे मनाने के पीछे एम क्या है कि लोगों को एजुकेट किया जा सके टीबी के बारे में और इसके इम्पैक्ट के बारे में। जो 2022 वाला वर्ल्ड टीबी डे था उसका थीम था इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लाइव्स। आपको पता होना चाहिए इनिशिएटिव कौन कौन से लाए हैं टीबी को एलिमिनेट करने के लिए। ग्लोबली एफर्ट्स किए जा रहे हैं। WHO ने एक जॉइंट इनिशिएटिव लॉन्च किया था, फाइंड ट्रीट ऑल #एंड टीबी, ग्लोबल फंड के साथ और स्टॉप टीबी पार्टनरशिप के साथ। WHO है ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट भी रिलीज करता है। इंडिया ने क्या क्या एफर्ट किए हैं? नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन लाया गया था 2017 में, जो कि 2025 तक का था। निक्षय इकोसिस्टम लाया गया है, निक्षय पोषण अभियान लाया गया है, टीबी हारेगा देश जीतेगा कैंपेन लाया गया है। 2 वैक्सीन अभी करंटली ट्रायल में चल रही हैं जिनको टीबी के लिए आइडेंटिफाई किया जा रहा है, अभी फिलहाल फेज 3 में है। अगर हो जाएंगी वो अप्रूव तो उसके बाद हमारा देश टीबी से लड़ने में ज़्यादा सक्षम हो जाएगा। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास है, कोविड टाइम्स में सर्व करते हुए 974 हेल्थ वर्कर्स की मौत हुई है। तो उस टाइम जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज आया था, इसके बारे में पढ़ना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनके लिए क्या प्रोविजंस गवर्नमेंट ने दिए थे। तो देख लेते हैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के बारे में। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव रिलीफ पैकेज था। 1.7 लाख करोड़ की योजना लेके आई थी गवर्नमेंट, सो दैट जो पुअर हैं उनकी हेल्प की जा सके कोरोना वायरस से लड़ने में। मार्च 2020 में इसको अनाउंस किया गया था, सो दैट पुअरेस्ट ऑफ द पुअर को रीच किया जा सके खाने और पैसों के साथ, सो दैट उन्हें जो एसेंशियल सप्लाईज़ हैं उनको ख़रीदने में, अपनी एसेंशियल नीड्स को पूरा करने में कोई डिफ़िकल्टी फेस ना करनी पड़े। इस पैकेज में जो भी चीज़ें थी 30 मार्च 2020 को जो चीज़ें इंक्लूड की गई थी, क्या क्या थी वो? एक इंश्योरेंस कवर रखा गया था 50 लाख का पर हेल्थ वर्कर, जो भी हेल्थ वर्कर को उसके लिए एक 50 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस कवर रखा गया था अंडर इंश्योरेंस स्कीम, जो कि 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया अप्रैल 2021 में। उसके बाद 80 करोड़ पुअर पीपल को 5 किलो व्हीट और राइस और 1 किलो जो भी दाल प्रेफर्ड पल्स जो भी वो चाहते हैं हर महीने फ्री मिलने की बात की गई थी 3 महीने के लिए। मतलब सबसे पहले इसको मार्च 2020 से नवंबर 2020 तक की बात की गई थी, फिर इसे एक्सटेंड किया गया मई एंड जून 2021 तक, फिर इसको दोबारा एक्सटेंड किया गया नवंबर 2021 तक। आपको पता होना चाहिए काफ़ी बार एक्सटेंड किया इसे। 20 करोड़ वीमेन के जनधन अकाउंट्स में 500 रुपये महीना 3 महीने के लिए देने की बात की गई थी इसमें। उसके बाद मनरेगा की वेज को 202 रुपये बना दिया था 182 से, जिसकी वजह से 13.62 करोड़ फैमिलीज़ को बेनिफिट हुआ था। 3 करोड़ पुअर सीनियर सिटीजन्स को, पुअर विडोज़ को, पुअर डिसेबल्ड को 1000 रुपये एक्स ग्रेटिया के रूप में देने की बात की गई थी। गवर्नमेंट ने फार्मर्स को 2000 रुपये पे किए थे अप्रैल 2020 में पीएम किसान योजना के तहत, जिससे 8.7 करोड़ फार्मर्स को बेनिफिट हुआ। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया था स्टेट गवर्नमेंट्स को कि वो बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर फंड का यूज़ करे और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को रिलीफ प्रोवाइड करवाए। ये सब इसमें रखा गया था, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, इसमें इंपॉर्टेंट था। वोकैबुलरी देख लेते हैं आप। वोकैबुलरी के हमारे वर्ड हैं एग्रीजियसली। एग्रीजियसली का मतलब है भयंकर रूप से। दूसरा वर्ड है मेलीवोलेंट। मेलीवोलेंट का मतलब है द्रोही, दुष्ट। ये दोनों वर्ड्स आपको याद रखने हैं, आपकी वोकैबुलरी धीरे धीरे अच्छी हो जाएगी। अब आज का क्वेश्चन था उसको डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या था हमारे पास? राष्ट्रीय गरिमा अभियान इज अ नेशनल कैंपेन टू rehabilitate the homeless and destitute persons and provide them with suitable sources of livelihood, relax the sex workers from their practice and provide them with alternative sources of livelihood,
eradicate the practice of manual scavenging and rehabilitate the manual scavengers, release the bonded laborers from their bondage and rehabilitate them। तो इसका आंसर है सी, जो मैनुअल स्कैवेंजिंग को खत्म करने के लिए लाया गया था और मैनुअल स्कैवेंजर को रिहेबिलिटेट करने के लिए राष्ट्रीय गरिमा अभियान लाया गया था। ये आपको पता होना चाहिए। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। आपने सभी जो भी मैंने बीच बीच में क्वेश्चंस पूछे उनका आंसर किया होगा कमेंट में। अगर आपको लेक्चर हेल्पफुल लगता है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, मुझे मोटिवेशन मिलती है, यूट्यूब को फीडबैक मिलता है और वीडियो की रीच बढ़ती है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू सो मच।